ताली बजानी चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी साहब के लिए। आप आ जाओ ना साइड, जोशी का इधर भारती साहब आप आओ। फोटो को थोड़ा सा करना, ऐसे आगे हाँ बस लाइट आ गई। फोटो पीछे कर ले सामने सर जी। जाओगे किसी का फोटो नहीं, केवल बाबा साहब के फोटो है वहाँ पर। और बाबा साहब को मानने में मैं समझता हूँ हम लोगों से भी बहुत आगे हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात ये है जो अभी भाई केपी ने बताई कि ये व्यक्ति वो है कि इन्होंने ये कहा अगर दलित पे माइनॉरिटी पे कभी भी कोई पूरे इंडिया में कोई बात आती है तो मैं एक भी पैसा सुप्रीम कोर्ट में फीस पर नहीं लूँगा। ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। हमारे महबूब पाटा साहब जो सीनियर एडवोकेट सर्वोच्च न्यायालय से हैं, और गौतम जी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुद्दों को काफ़ी गंभीरता से देख रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो वर्तमान में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, चाहे वो उत्तराखंड को लेकर के है, चाहे वो बाबरी मस्जिद को लेकर के है, चाहे वो तमिलनाडु के केस को लेकर के, आंध्र प्रदेश के केस को लेकर के है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे रहा है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार थी, चाहे आज की जो सरकार है ये हो, ये सारे निर्णय सरकारों द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय दिया। आज मैं एक बार फिर पुनः इस ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे इस देश की सरकार से और इस देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों से प्रार्थना करता हूँ कि इस देश के अमन चैन को बनाए रखने के लिए ऐसे वक्त में ऐसे आदेश ना दें जिससे कि इस देश की 85% जो आबादी है उनको सबको कम करना पड़ेगा। शायद आप लोग नहीं समझ पाए हों, EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं। पहली बात, संविधान निर्माताओं ने जब रिजर्वेशन की बात की थी तो रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। देखिए 3-4 मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। हमारे जगजीवन राम बाबू जो बहुत पैसे वाले धनाढ्य थे, लेकिन उनके साथ फिर भी कास्टेज और अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है। हमारी बहन मायावती जो सत्ता में रह गई, आज भी उनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। हमारे बाबा साहेब जो जिनके बराबर आज तक ज्ञानी कोई हुआ नहीं, अब कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, ये तब भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। जो संविधान निर्माता थे उनका उद्देश्य ये था, जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है या हिस्ट्री ने उनको किसी तरीके से नकारा है या मानवीय व्यवहार उनके साथ नहीं किया है, उनके अपलिफ्टमेंट यानी ऊपर उठाने के लिए या उन्हें डिग्निटी के साथ जीने का एक तरीका दिया कि इसकी वजह से इनको थोड़ा बेनिफिट होगा। ये एजुकेशन में बेनिफिट इससे लेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट लेंगे, और एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद इनको प्रमोशन में भी इससे बेनिफिट मिलेगा। प्रमोशन में बेनिफिट उत्तर प्रदेश का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक यूपी पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस राजेश कुमार एक जजमेंट आया था 27 अप्रैल 2012 को। उसमें एसिलरेटेड प्रमोशन का जिक्र किया गया था। एसिलरेटेड प्रमोशन क्या होता है? 2 तरह के अगर अपॉइंटी रहते हैं, पहला जो शेड्यूल कास्ट है रिजर्व पॉइंट पर अपॉइंट हुआ है, दूसरा जो ओपन कैटेगरी का है। अगर एसिलरेटेड प्रमोशन का बेनिफिट हमें मिलेगा तो जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है वो 35 ईयर की एज में 5th पायदान पे पहुंच जाएगा अपनी सर्विस के, और जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो 45 ईयर की एज में 3rd पायदान पर पहुंचेगा। तो इसको इन्होंने बड़े स्मार्टली सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म करा दिया। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा हमारे डिमोट हो गए, बहुत सारे लोगों का डिमोशन हुआ जो पहले जिनके बॉस थे उनके जूनियर हो गए उसको खत्म करने पर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कई बार कहता है कि ये जो प्रमोशन है आपका, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलता है, आर्टिकल 16(4) है, वो एक इनेबलिंग प्रोविजन इन्होंने बताया है। इनेबलिंग प्रोविजन मतलब वो चाहे तो इसको अलाउ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, मैंडेटरी नहीं बनाया इसको। अगर
इसको मैंडेटरी कर दिया जाए तो हम लोगों को 100% बेनिफिट मिलेगा। एक और अभी मुद्दा आया है जो चौधरी साहब ने डिस्कस किया था मुझसे और साहब ने आदेशित किया कि इसमें पिटीशन करो। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत चालाकी की है। हायर एजुकेशन में हम लोगों को 20% रिजर्वेशन मिलता था हायर एजुकेशन में एडमिशन में, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो शेड्यूल कास्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक शेड्यूल कास्ट और दूसरा डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में उन लोगों को रखा है जिनको वो जो कभी भी बहुजन या अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस उनके साथ नहीं हुई है और उनको वो जबरदस्ती बेनिफिट देना चाहते हैं जो इसके पात्र भी नहीं है, और हम लोगों को उससे बाहर कर दिया। इसका मतलब 10% ही हमारा छोड़ा है इन्होंने। उसमें भी हमारी पिटीशन तैयार है, हमारे साहब साइन करेंगे, उसको फाइल करेंगे। अच्छा, दूसरा एक और मुद्दा है, ये साहब एक छोटा सा कोटेशन है, इस देश का इतिहास निरंतर लिखा गया, हर एक बूंद को समंदर लिखा गया, काट कर अंगूठा एकलव्य का और अर्जुन को धुरंधर लिखा गया। यहाँ इन्होंने इतिहास को अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखा है। ये बात अभी सामने आई 2002 में, 2003 में जो ये मुद्दा चल रहा था, अयोध्या का मामला जो चल रहा था, अयोध्या का मामला लखनऊ बेंच में जब चल रहा था, लखनऊ हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेशित किया था कि आप उसमें खुदाई करके डिटेल में सर्वेक्षण रिपोर्ट सबमिट करें। उन्होंने डिटेल में 300 पेज की वो डिटेल रिपोर्ट है जो मैंने अपनी पिटीशन में लगाई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि वहां से जो निकले थे, बुद्धा स्टैचू निकले थे, इंस्क्रिप्शंस निकले थे, धम्म चक्र निकला, बुद्धिस्ट सिंबल निकले थे और अशोक पिलर्स निकले हैं, 7 ब्लैक टच स्टोन निकले हैं और ये इसमें ब्रोकन आइडल्स निकले हैं। ये पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी 2018 से, एक पिटीशन जो बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित जो आर्टिकल्स वहां से निकले हैं उनको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए और वहां एक बुद्ध विहार बनाने के लिए सिंस 2018 एक पिटीशन पेंडिंग है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ओरिजिनल मैटर के साथ टैग किया, फिर डिटैग किया, उनको कभी भी आर्ग्यूमेंट का मौका नहीं दिया। अब 9/11/2019 को इन्होंने फाइनल जजमेंट उसमें दे दिया। कुछ पोर्शन एक विशेष पक्ष को दिया, कुछ दूसरे विशेष पक्ष को दिया। खैर हम उस जजमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। 9/11/2019 में इन्होंने वो जजमेंट दिया और 11 मई 2020 को वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। 21 मई 2020 को वहां पर ये आर्टिकल्स प्राप्त हुए सारे। ये न्यूज 22 मई को ये न्यूज में सर्कुलेट हुआ और उसके बाद इन्होंने सारा मैटर खत्म कर दिया। हमारे जो पिटिशनर हैं, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन, समता सैनिक दल और समस्त पाली भाषा ग्रुप, ये हमारे पिटिशनर हैं। इन्होंने जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के DM हैं, तुरंत जैसे ही न्यूज़ पढ़ा, इन्होंने न्यूज़ पढ़ने के बाद एक रिप्रेजेंटेशन उनको भेजा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेशनल मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, उसके तहत वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि जो हिस्टोरिकल जो आर्टिकल्स निकले हैं उनको प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, ताकि उसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। और उन्होंने ये डिमांड भी किया कि इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक डिटेल में रिपोर्ट लगाई जाए और उनसे कार्बन डेटिंग एनालिसिस कराया जाए कि ये कितने पुराने हैं, मंदिर मस्जिद इन सब के अलावा जब ये निकल रहे हैं तो ये कितने पुराने हैं। और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि आप इसमें जो ओरिजिनल फॉर्म में इसको रिस्टोर किया जाए, प्रिजर्व करने के बाद आप मंदिर भी बना रहे हैं, आप मस्जिद भी बना रहे हैं, लेकिन साथ में एक बुद्ध विहार, अगर ये हमारे बुद्ध धर्म से संबंधित हैं तो एक बुद्ध विहार वहाँ पर बनना चाहिए। ये पिटीशन हमने अभी लगाई हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी आर्ग्यूमेंट उसमें होना है। अभी वो पिटीशन लगी हुई है। मेरा बस इतना ही विषय है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस मामले पर अब एक नई बहस भी छिड़ गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो जिस राम की वहाँ पर बात की गई है अयोध्या में, अब वहाँ वो राम दरअसल वहाँ के थे ही नहीं, वो नेपाली राम जी। तो एक नई बहस का एक चर्चा शुरू हो गया है। आप बताइए सर, आप इस पर क्या कहेंगे? इस पे तो हम यही कहेंगे कि ये पहली बात जो है ना, सबसे बुनियादी बात जो हम तो वो कह ही चुके हैं कि जब इसमें 3 पक्ष थे तो तीसरे पक्ष को सुने बगैर फैसला करना गलत है। अब अगर कुछ नई जानकारियां आ रही हैं और वो भी किसी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस बात को, तो उसको भी
नज़र में रखा जाना चाहिए उस पिटीशन में, जो कि अभी आपके सामने हमारे भाई ने आपको बताई है। तो ये फैक्टर भी इस बात को, इस पिटीशन में उसकी सुनवाई की जानी चाहिए, जो अभी बुद्ध समाज की तरफ से पिटीशन है, और उसमें इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो उसी के हिसाब से, अगर उनकी बातों में कुछ तथ्य है तो उनसे मंगाए जाने चाहिए और उसको भी नज़र में रखा जाना चाहिए, इससे पहले कि फैसला किया जाए। सर, अगर हमें कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिलता है तो हम इस बात को जरूर अपनी पिटीशन में रखेंगे। एक पॉलिटिकली उनका अगर मूव है तो उसको हम ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट को तो वहाँ एविडेंस में नहीं लगा सकते। के साथ में जो जजमेंट दिया गया और उसके बाद अप्रैल में फिर 2 डिसीजन आए। ये तीनों के तीनों डिसीजन SC/ST समाज के खिलाफ थे। और साथ साथ अभी जो खुदाई हुई राम मंदिर के दौरान, राम मंदिर बनाने के दौरान, जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो खुदाई हुई, उसमें जो बौद्ध अवशेष मिले, इन सब मुद्दों पर समाज में बड़ी चर्चा हुई। और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि एक एपेक्स बॉडी है, जैसा कि आप जानते हैं, देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों को जो लाखों की संख्या में एक जमाने में हुआ करते थे, जैसा अभी हमारे प्राचा साहब बता रहे थे, एक जमाने में संख्या 40 लाख हुआ करती। सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए, सरकार की दलित विरोधी नीतियों के चलते हुए, SC/ST विरोधी नीतियों के चलते हुए आज ये संख्या 10 लाख पर आकर टिकी हुई है और ये नीचे हर रोज घट जा रही है। सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं है SC/ST के डेवलपमेंट के लिए। SC/ST के मसले को लेकर के सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देश की 1/4 आबादी के बारे में अगर कोई सरकार संवेदनहीन हो जाए तो भारत राष्ट्र की विकास की अगर बात होती है तो पुत्र बेईमानी है। इन सभी मुद्दों को हमने प्राचा साहब से रिक्वेस्ट किया, हमने BK गौतम साहब से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने जो राम मंदिर में का निर्माण चल रहा है तो उसमें हमने कहा जो हमारे बौद्ध धर्म के अवशेष वहाँ मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पर एक बौद्ध विहार की स्थापना की जाए, बनाया जाए, सरकार उसको बनाए। उसको लेकर पिटीशन डाला गया है। प्राचा साहब ने जो ट्राइबल आंध्रा का रिजर्वेशन था, इसमें गवर्नर का ऑर्डर था कि उसमें 100% रिजर्वेशन, अरे वहाँ जब कुछ जाता ही नहीं। मैं समाज के लोगों को बताना चाहता, भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ, वहाँ रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि वो देना चाहते थे, वहाँ रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि वहाँ जनरल कैटेगरी का लोग ट्राइबल बेल्ट में पढ़ाने के लिए जाने ही नहीं चाहते थे, टीचर्स का इशू था। और उस स्थिति में जब कोई जाता ही नहीं था तो ट्राइबल लोगों को पढ़ाने के लिए ट्राइबल के लोग वहां पर पहुंचे और उसको भी आज चैलेंज कर दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्य। जैसे मैं सफाई कर्मियों की बात करता हूँ तो सफाई कर्मियों में 100% हमारे लोग सफाई का काम पूरे देश में करते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी का आदमी 77.5% के हिसाब में नौकरी लेके सफाई करने जाता ही नहीं। और जहां जहां चालाकियां की गई हैं अब वहां पर भी नौकरी तो मिल रही है जनरल कैटेगरी के आदमी को, लेकिन वो अपनी जगह हमारे ही आदमी को, हमारा वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है वही जाकर के सफाई का काम आज भी कर रहा है। ये कौन सा आदमी है? ये कौन से भारत की हम बात कर रहे हैं? कौन से समाजवाद की बात कर रहे हैं? सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, भारत राष्ट्र को एक आदर्श राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से बेईमानी। इन्हीं सब चीजों को हमने चैलेंज किया है। मैं बताना चाहता हूं समाज के लोगों से, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रचा साहब से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं, आप हमसे कुछ आर्थिक सहयोग लीजिएगा। पहली बार किसी एडवोकेट से पाला पड़ा जिन्होंने कहा नो, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मैं यहाँ हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी ऐसे केसेस आएंगे भविष्य में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। तो मैं प्राचा साहब का हृदय से समाज की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ साथ हमारे भाई एडवोकेट BK गौतम साहब ने जो भी ये राम मंदिर में हमारा जो इशू आया और इसमें जो अभी जो हमने कहा कि भाई हमारा भी वहाँ बौद्ध विहार बनना चाहिए, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी संगठन मैं कहना चाहता हूँ, एक संगठन इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। हम सभी संगठनों को इकट्ठा आना पड़ेगा, एक एक आदमी को आना पड़ेगा। जो भी हमारे समाज में अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी अपने आप बोलते हैं, आप सबको एक मंच पर एकजुट होकर के बाबा साहब के बैनर के नीचे, बाबा साहब के संविधान के नीचे आप सबको आना पड़ेगा। और नहीं आए तो 40 लाख थे सरकार की नौकरी में, आज 10 लाख रह गए हैं। 10 साल बाद ये संख्या घटकर जब 2 लाख रह जाए और बीटेक 90% का बच्चा जब सड़क पर घूमे और आपसे सवाल करे कि 40% की डिग्री लेकर आप तो LIC में अफसर बन गए, बैंक में अफसर बन गए, रेलवे में आप अधिकारी बन गए, मैं 90% की बीटेक और MBBS की डिग्री को लेकर जाऊं तो जाऊं कहां? उस समय समाज के किसी भी बाप के पास में अपने बच्चे के लिए जवाब देने के लिए नहीं होगा। इसलिए उस स्थिति को अगर आप वेव आउट करना चाहते हैं, अरे प्रेरणा लो बाबा साहब अम्बेडकर से, प्रेरणा लो मान्यवर काशीराम से, इन दोनों महापुरुषों का अपने जीवन में अगर आप अनुसरण करेंगे तो इस लड़ाई को हम जीत जाएंगे। जैसा प्राचा साहब ने बताया कि षड्यंत्र बड़ा तकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मंडल कमीशन का इशू जाता है 1995 में और रिजर्वेशन प्रमोशन हमारा बंद कर देता है। बड़ी मजे की बात है, वो रिजर्वेशन उसके सामने था ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू कुछ और जाता है, वो हमारे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त कर देता है। क्या ये काफी नहीं है? कल बाबा साहब का स्टेचू भावनगर में तोड़ दिया गया, उस पर काली पोत दी गई। 8 दिन पहले उनका जो घर था वहां पर जाकर हमला कर दिया गया। अरे क्यों इस शांति प्रिय समाज को? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, ये शांति प्रिय समाज है। देश का अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति इस देश के गरीब आदमी के पेशेंस पर टिकी हुई है। देश की फौज पुलिस के भरोसे नहीं टिकी हुई है। और अगर इसी तरीके से समाज को उकसाया गया तो 2 अप्रैल 2018 भारत के लोगों के लिए मेरा ख्याल है इससे बड़ा और सीखने का, और इससे आपको सीख लेने का और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। उससे सीख ले सकते हैं। मत उकसाओ समाज को। ये वो समाज है जो खेत में काम करता है, गन्ना बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, तब जाकर ये कृषि प्रधान देश बनता है। ये शहरों में आकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, सड़कें बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, तब जाकर के इस देश का शहरी विकास होता है। और जिन बिल्डिंगों को ये बनाता है उन बिल्डिंगों में ये जाकर के कभी एक बार अंदर घुस भी नहीं सकता। तो इस समाज के पेशेंस को टेस्ट मत करो। सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैं कहना चाहता हूँ, अरे यार, आपने 97 से मैं देख रहा हूँ, 97 में 5 आपने आरक्षण विरोधी आदेश जारी कर दिए। DOPT ने भी एक के बाद एक जारी कर दिया। उनको लेकर आंदोलन हुआ। 97 में रैली हुआ, 98 में रैली हुआ, 2000 में 99 में रैली हुआ। सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग गए, प्रोटेस्ट किया, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा हम पे चला। 97 का मुकदमा हम पे लगा, 99 रैली का मुकदमा हम पे लगा। दुनिया भर के मुकदमे हम लोगों ने जीते हैं। जो लोग इधर बैठे हुए हैं, इनका इतिहास एक दिन का नहीं है, दुनिया भर के संघर्ष इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि मैं भारत के उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस देश में बाबा साहब की स्टैचू के साथ छेड़छाड़ करके इस बम्बेकरवादियों को सड़क पर लाना चाहते हैं। मत करो। ये आपके हक में जा सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र के हक में बिल्कुल नहीं है। भारत राष्ट्र के अमन चैन को बने रहने दीजिएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी कहना चाहता हूं, अरे कुछ कम से कभी इस देश के गरीब लोगों के बारे में तो सोचिए। 97 से मुझे जहां तक याद है, एक भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का SC/ST के पक्ष में मैंने आता दिखाई नहीं दिया। और अगर कोई एक आध बैंक जब हमारे बैंकों के साथ जो लड़ा, वो मुकदमा, वो फैसला हमारे पक्ष में भी आया, उसका आज तक इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ नहीं। मेरा कहने का और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा, भारत सरकार से भी अपील करूंगा, भारत में जो असामाजिक तत्व ऐसी हरकत कर रहे हैं उनसे भी अपील करूंगा कि देखिए, ये अमन, ये जो समाज है, ये बहुत ही शांति प्रिय समाज है। ये बाबा साहब को मानने वाला समाज है, बौद्ध धर्म को मानने वाला समाज है। ये भारत के विकास के लिए समर्पित है। ये मानते हैं कि देश हमारा है, हम आदिवासी, हम मूल निवासी, देश हमारा, इसलिए हम अपने देश की संपत्ति को नहीं तोड़ सकते, हम अपने देश के खिलाफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद अगर बाबा साहब के, अगर मान लिया जुड़ी हुई यादों को आप छेड़ेंगे, बाबा साहब के स्टेचू के साथ ये काम करेंगे, हमारे रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मुझे लगता है ये अति होगी। और ये अति अगर कल कुछ भी ऐसा होता है, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज उसके बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। तो मैं इस बात उन्हें प्राचार्य साहब का आभार व्यक्त करूंगा। मैं अपने छोटे भाई, बच्चे समान मेरा एडवोकेट जो हमारे हैं BK गौतम साहब, उनका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। और मैं एक बात और कहूंगा समाज के लोगों से, अगर कोई देखे, अब इन केसों में पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसा मांगता बिल्कुल मत दीजिएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा, हाई कोर्ट में लड़ेगा। किसी भी समाज के किसी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं है। अगर इन कोर्ट केसेस के नाम पर अगर समाज का कोई भी नेता आपसे पैसा मांगता है, मेरी निवेदन है किसी को 5 पैसे मत दीजिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा स्कैम है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इसमें बड़ी पीड़ा होती है। मुकदमा कुछ और होता है, नेता कुछ और प्रेजेंट करता है। हम कह रहे हैं इस बात को, हम लड़ेंगे, हम फेडरेशन लड़ेगा, समाज का पूरा सहयोग है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर कोई नेता आपके पास पैसा मांगने आए तो उससे कहोगे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन इस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा है, इसलिए पैसे देने की किसी को आवश्यकता नहीं। तो मैं एक बार उन्हें बहुजन मीडिया के जांबाज साथियों का, हमारे मीडिया के जो साथी हैं, दिन रात विषम परिस्थितियों में भी आप लोग हमारी समाज की आवाज को आपने जिंदा रखा हुआ है, आपने समाज को एक नई ताकत दी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आज प्राचार्य साहब आए और एडवोकेट BK गौतम साहब आए, हमारे चीफ पैटर्न माननीय जोशी साहब, हमारे चेयरमैन इंजीनियर BS भारती साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन हमारे अशोक कुमार साहब, हमारे कोषाध्यक्ष इंजीनियर हमारे ब्रजभूषण साहब, और विशेष रूप से आज हमारे बीच पधारे हैं अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय कल्याण समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव भारत सरकार, आज हमारे बीच में DR शेखर साहब मौजूद हैं। हम उनका भी आज अभिनंदन करेंगे और एक बात उन्हें हम आप सबका आभार धन्यवाद कर रहे हैं। कोरोना वायरस की आड़ लेकर जो संविधान को खत्म करके
और मनुस्मृति लागू करने के लिए जो चेष्टाएं की जा रही हैं आज की सरकार द्वारा, उसके लिए हम सभी बहुजनों को आगे बढ़कर संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। ये बात हम आपके माध्यम से, असली मीडिया जो है उसके माध्यम से, रादर मैं कहूँगा, देश तक पहुंचाना चाहते हैं, देश के सभी बहुजनों तक पहुंचाना चाहते हैं और देश के सभी अम्बेडकरवादियों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। पिछले कुछ 2-3 सालों में, हालांकि जब से आज़ादी हुई है उसके बाद से ही जो न्याय व्यवस्था थी, न्यायालयों का प्रयोग जो है बहुजनों के अधिकारों को और अधिकारों का हनन करने के लिए बहुत ही बड़े तरीके से प्रयोग हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में तो इसका बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बात अब ढकी छुपी नहीं रह गई है कि जो हमारी पहले तो कुछ ना कुछ प्रिटेंस रहता था, लेकिन अब बगैर किसी लाग लपेट के खुलेआम जो न्यायालयिक प्रणाली है हमारी और जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय भी जो है वो भी एक अपनी जजमेंट्स के माध्यम से ये बात बिल्कुल साफ कर दे रहा है कि पक्षपात अब कोई एक्सेप्शन नहीं रह गई है, पक्षपात खुलेआम होगा और खास तौर पे बहुजनों के सारे वो अधिकार जो कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलवाए थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के जरिए इंसान को इंसान के बराबर लाने की चेष्टा की थी, वो सब समाप्त कर देना चाहती हैं ये जो मनुवादी व्यवस्था है आज की, और ख़ास तौर पे जो पिछली सरकार आई है उसने तो इसमें इंतहाई कर दिया। इसमें कुछ जो बड़े हमले हुए हैं जिसका श्रेय, और ये बात बहुत ही मुखर तौर पे कही जाती रही है पहले भी, कि जब आप इलेक्शन भी जीतने की स्थिति में आ जाओगे नंबर्स के बिजापे से अपनी, तो न्यायालयों का प्रयोग होगा आपके अधिकारों की का हनन करने के लिए। वो बात आज बिल्कुल खुल के सामने आ गई। तो 2 मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मित्र एडवोकेट गौतम साहब भी हैं, एक मुद्दे पर वो ज़्यादा तफसील से डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं उसकी सबसे पहले उसी का जिक्र कर देता हूँ। उसके बाद जो 3 दूसरे केसेस हैं उस पर हम लोग आएंगे। पहला मुद्दा है जो बाबरी मस्जिद और जो बुद्ध विहार की जो अयोध्या में जो 2 जगहें हैं, उसमें पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक विचित्र बाबरी मस्जिद के और बुद्ध विहार के केस में की है। और वो विचित्र बात यह है कि एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था जिसको संविधान द्वारा दी गई सुप्रीम कोर्ट को जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, 141 का प्रयोग करके, आर्टिकल 141 का प्रयोग करके, 142 का प्रयोग करके एक पक्ष को दे दी गई। ये बहुत ही विचित्र बात थी। लेकिन उससे भी विचित्र बात एक और थी, वो ये कि एक पक्ष और भी है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और दूसरे साइंटिफिक फैक्ट्स ने भी ये माना कि यहाँ पर जो भी गहराई में जो खंडरात मिले वो बुद्ध धर्म से संबंधित रखते हुए थे, यानी कि बुद्ध विहार से संबंधित यहाँ पर अवशेष मिले हैं। और वो पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस के साथ टैग कर रखी थी, लेकिन उस पर आज तक फैसला ही नहीं किया गया। तो अब इसमें बुनियादी बात जो है वो सबसे विचित्र बात है कि 3 पक्ष थे, एक बाबरी मस्जिद का, एक राम जन्मभूमि का और एक बुद्ध विहार का। ये पक्ष, तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। एक तो 141 का प्रयोग करके, आर्टिकल 141 का प्रयोग करके एक पक्ष को दे दिया गया जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। दूसरी जो बहुत बड़ी ज्यादती की गई, तीसरे पक्ष को सुने बगैर, उस सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तीसरा भी पक्ष है इसमें और साथ के साथ टैग थी वो पिटीशन, उस पक्ष को सुने बगैर ही एक पक्ष को दे दिया। यानी कि इस पक्ष की तो सुनवाई नहीं हुई, मुस्लिम पक्ष की कम से कम दिखावट के लिए सही, दिखावे के लिए सही सुनवाई तो कर ली थी। इस पक्ष को तो इस लायक भी नहीं समझा हमारी उच्चतम न्यायालय ने कि इनके पक्ष को कम से कम सुन लिया जाए। उसके बाद 141 का ही प्रयोग करके चाहे इनका पक्ष भी साइंटिफिक प्रूफ के बावजूद इनके खिलाफ फैसला हो जाता, वो भी नहीं किया गया।
उस पर हमारे जो साथी हैं वो प्रकाश डालेंगे डिटेल से, उसमें उन्होंने पिटीशन फाइल की। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता था। लेकिन जो दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है वो संविधान पर हमले का है। जैसे सीए एनआरसी के जरिए सिटीजनशिप पे हमला किया जा रहा है, संविधान पे हमला। सिटीजनशिप ही संविधान का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, या संविधान के सारे जो राइट्स या हक जो आते हैं एक नागरिक के ऊपर, वो सिटीजनशिप से आते हैं। तो उस पर तो एक आप लोग सब देख ही रहे हैं कितना बड़ा हमला किया जा रहा है सिटीजनशिप के ऊपर। और वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही नहीं, SC ST OBC की सिटीजनशिप पे भी हमला है। उसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण विषय ये कहा जाता है कि आर्टिकल 14 जो है संविधान की आत्मा यानी कि रूह है, बराबरी, इंसान के साथ बराबरी। भारत के संविधान की जो बाबा साहब का सबसे बड़ा गिफ्ट है वो बराबरी है, सबके लिए बराबरी। उसके ऊपर हमला हो रहा है, रिजर्वेशन के ऊपर हमला कर। और ना सिर्फ ये सरकारें कर रही हैं, बल्कि कोर्ट भी, ना सिर्फ अलग अलग हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कर रहे हैं। उसकी 3-4 मिसालें नई नई सामने आई हैं। सबसे पहली तो जो SC ST एक्ट के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद बड़ा एजिटेशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो इतनी खराब एक जजमेंट दी थी जिसमें यह तक कहा गया था कि SC ST के लोग जो हैं इसका मिसयूज करते हैं। लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, जनता ने उसमें अपना रोष का प्रकट किया, और एक मुझे लगता है बहुत थोड़े रोष का ही प्रकट किया था। तो मनुवादी तो बहुत होशियार होते हैं, उन्हें समझ में आ गई कि इस चीज से अगर हमने कदम अपने पीछे नहीं उठाए तो इससे एकदम बाबा साहब का जो मिशन था वो रातों रात ही पूरा हो सकता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको वापस लिया और पार्लियामेंट में भी एक एक्ट लाके, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज जो बहुजन समाज की है उसको पहले छीनेंगे और उसको देने का एहसान बाद में करेंगे। तो ये सरकार ने वो एहसान धारा 18 कैपिटल A लाके करने की चेष्टा की है। लेकिन बहुजन वाले, अब बहुजन समाज के लोग बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम जो चीज़ें हमारे हक से हैं जो बाबा साहब ने दी है वो लेके रहे। तो एक तो वो हो गया जो SC ST एक्ट के ऊपर हमला था। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में हालत ये है कि पूरे देश में सभी कोर्ट है SC ST एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही, बल्कि SC ST एक्ट की धज्जियां उड़ा रही है पूरे देश की समस्त कोर्टें। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और मेरा लंबा एक्सपीरियंस भी है। अभी रिसेंटली हमने एक दिल्ली हाई कोर्ट के एक हमारे सीनियर वकील साहब हैं, उनके केस में ही सुनाई किसी और चीज़ की है, फैसला ये कर दिया कि ये केस ही मुझे झूठा लगता है, ऑब्जर्वेशन दे दी। तो हम जज साहब का ट्रांसफर करने के लिए उसमें एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में ही लगा है। उसी प्रकार से रिजर्वेशन का इशू है, वो भी आर्टिकल 14 से संबंधित है कि इंसान के बराबर होता है। बराबरी हासिल करने के लिए ये रिजर्वेशन जो है एक सबसे बड़ा माध्यम बाबा साहब ने सोचा था और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की थी। ये कहा जाता है कि बाबा साहब ने ये कहा था कि 10 साल तक की रिजर्वेशन होनी चाहिए। 10 साल की रिजर्वेशन पहले तो लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट के लिए बात थी, ये मिसगाइड किया जाता है हमारे लोगों को। तो मैं एक बात ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और दुख की बात यह है कि बाबा साहब ने शायद ये सोचा था कि ये बराबरी का जो दर्जा है वो 10 सालों में आ जाएगा, मगर मनुवादी ताकतें इतनी बेईमान और इतनी निर्दयी और इतनी खुलेआम झूठ बोल के, आंखों में घुस के झूठ बोलने का काम करते हैं कि 10 साल छोड़ो, आज 70 साल हो गए, वो बराबरी का दर्जा जो बाबा साहब ने सोचा था वो आज तक नहीं मिला है। तो रिजर्वेशन देने का मकसद है बराबरी का स्थापना करना। अगर जो प्रोविजंस कानून में और संविधान में आज बराबरी नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो उन प्रावधानों को बढ़ाने की, उनको और ज्यादा ताकतवर करने की जरूरत है। उसके उल्टा हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही हैं, जो रिजर्वेशन है उसको भी वापस ले लो, बनिस्बत इसके कि अपितु इसके कि इसको और बढ़ाया जाए। रिजर्वेशन आज अगर 17% है SC समाज के लिए तो उसको बढ़ा के 27% किया जाए, क्योंकि 17% बराबरी लाने में अक्षम हुई है, मतलब काफी नहीं है 17%। तो जो मोटिव था, जो उसकी वजह थी रिजर्वेशन देने की, अगर वो पूरी नहीं हुई तो उसको किसी मरीज की अगर कोई मर्ज है, उसकी
एक मतलब कहा जाता है ना कि 100 मिलीग्राम दवाई से नहीं उसका हल हो पा रहा है तो उसकी दवाई बढ़ाई जाती है। तो ये ना करके वो दवाई और कम करने की चेष्टा जो की जा रही है, उसके लिए पहले एक उत्तराखंड की जजमेंट आई थी जिसमें सरकार के इस फैसले को, एक नागराज की जजमेंट है जो आप सब लोग जानते ही हैं, इंदिरा साहनी की जजमेंट के बाद नागराज की जजमेंट आई, जो इंदिरा साहनी की जजमेंट में जो 50% का कैप लगाया गया था उसको भी डाइल्यूट करने के लिए थी। और ये कहा गया था कि जहां जहां सरकार को ऐसा लगेगा, एक रिसर्च कराने के बाद, एक कमेटी बनाने के बाद रिजर्वेशन देने की जरूरत है उस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, यानी कि SC ST को अपलिफ्ट करने के लिए। देखिए कितनी मजाहिया बात है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि SC ST कम्युनिटी जो है वो पिछड़ी है, इसके लिए एक कमेटी बनाने की जरूरत है। मतलब कितनी ज्यादा जो चीज सामने नजर आ रही है उसके लिए भी किसी ना किसी तरीके से उसको डिफीट करने के लिए नागराज की जजमेंट ने ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। चलिए इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, तो उत्तराखंड की सरकार ने ये कैबिनेट डिसीजन किया कि जिसके लिए जो पहला जो रिजर्वेशन के खिलाफ जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो बताता हूँ मैं आपको कि हालांकि उत्तराखंड में ये बात एक कमेटी द्वारा फाइंड आउट कर ली गई है कि हाँ जो SC कम्युनिटी है वहाँ पिछड़ी है और उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, मगर उसके बाद भी कैबिनेट ये कहती है कि हम नहीं देंगे। उसको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उस कैबिनेट के फैसले को निरस्त किया। ये बात मानी थी कैबिनेट ने वहां पे कि हाँ कमेटी ने ये माना है कि जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं देंगे। उसको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निरस्त किया उस ऑर्डर को, और सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के उस फैसले को ये कहकर कि जो बुनियादी हक है, रिजर्वेशन एक बुनियादी हक यानी कि आर्टिकल 14 बुनियादी हक है जो फंडामेंटल राइट की तरीके से आता है, उसको नहीं माना जाएगा। तो ये एक इतनी खराब जजमेंट थी जिसके लिए हम लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाला हुआ है उसका भी, ये कहकर कि अगर रिजर्वेशन ही बुनियादी हक नहीं है तो फिर कुछ भी बुनियादी हक नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं है। दूसरी जो अभी आंध्र प्रदेश की जजमेंट, एक जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से जो आई है अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक बहुत ही लिमिटेड इशू था। उसमें अपने दायरे से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने ये तक फैसला कर दिया, और यहाँ तक क्रीमी लेयर तक भी SC ST के जो कॉन्सेप्ट है, रिजर्वेशन का सारा इशू तो चैलेंज किया ही। आंध्र प्रदेश की जो जजमेंट थी वो ये कहती थी कि गवर्नर ने एक जगह जहाँ पर आदिवासियों को पढ़ाने के लिए जो सो कॉल्ड सवर्ण होते हैं, वो जो टीचर है वो जाते ही नहीं थे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ के गवर्नर ने या सरकार ने ये फैसला किया। मुझे लगता है दिखाने के लिए ही होते हैं सारे फैसले, क्योंकि अब ये बताइए कि कोर्ट से तो हम इसको निरस्त करा ही लेंगे। ये फैसला किया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100% आदिवासी टीचर ही होंगे, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सो कॉल्ड सवर्ण के लोग जो हैं वो जाना भी पसंद नहीं करते थे, घर बैठे ही तनख्वाह ले रहे। वहाँ पे क्योंकि आदिवासियों के दिल में आदिवासियों के लिए दर्द होगा तो वो लोग जाके पढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास गई, तो उन्होंने ये फैसला किया। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर ये कहा कि ये फैसला गवर्नर का जो था गलत था, 100% रिजर्वेशन तो नहीं दी जा सकती। और जबकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में खुद लिखा हुआ है कि जो ट्राइबल एरियाज वहाँ पे उनका कानून ही चलेगा, वहाँ के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। ये संविधान कह रहा है, साफ साफ कह रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ही नकारते हुए ये कह दिया कि 100% रिजर्वेशन जो है वो गलत है ट्राइबल एरियाज के लिए भी। अब उसके जवाब में जो हमने रिव्यू डाली है, तो मैं पॉइंट वाइज ही आपको बता रहा हूँ आम लोगों की ज़बान में, ताकि आप लोग समझें। टेक्निकल लैंग्वेज में इस्तेमाल प्रेस के सामने खास तौर पे इसलिए नहीं करना चाहता कि आम लोगों की समझ में धाराएं और टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं आता, तो आम आदमी की ज़बान में हमारे लोगों को संविधान और कानून समझाना सबसे आवश्यक बात है। तो अब हमने जो इस बात को जो सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू में डाली है, इस बात से नकारा है कि जब EWS के लिए इंदिरा साहनी की जजमेंट ये कहती है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दी आंध्र प्रदेश ट्राइबल एरियाज के लिए 100% रिजर्वेशन को नकारने के लिए, कि इंदिरा साहनी ने इस बात को मना किया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती। इसी सुप्रीम कोर्ट में हमने रिव्यू में अपना इसको काटने के लिए ये बात कही है। इसी सुप्रीम कोर्ट में अभी EWS की पिटीशन जो कि 50% के ऊपर
यानी कि 60% करती है, 10% एक्स्ट्रा देती है, 50% से भी ऊपर, वो अभी पेंडिंग है। तो उसके साथ इसको टैग किया जाना चाहिए था, उसके फैसले के होने से पहले, जो EWS का फैसला। यहाँ आप ये नहीं कह सकते थे कि 50% का जो बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं हो सकती। एक तो हमने पॉइंट ये लिया। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाहर जाकर जो एक नई चीज कही कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो SC/STs के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि जो SC/STs में क्रीमी लेयर बन गई, वो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट हैं वो जो गरीब तबका है SC/ST में, और सुप्रीम कोर्ट को जो SC/ST का गरीब तबका है उससे बहुत प्यार हो गया है। ये झूठा प्यार दिखाने की चेष्टा की गई है, उसके मकसद को भी हमने काउंटर किस तरह से किया गया है वो हम आपको इसके माध्यम से बताना चाहते हैं। इस रिव्यू पिटीशन में उसमें हमने ये कहा है कि अगर ये लगता है कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स जो जिसको नॉन क्रीमी लेयर कहना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, उसको अगर ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को, तो रिजर्वेशन की जो परसेंटेज SCs और STs के लिए उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है SC/STs को ज्यादा मिल सके। ये करना बिल्कुल गलत होगा, ये करना आपस में लड़ाई कराने के बराबर होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट कराना चाहती है। शायद हमने ये बात साफ तौर पे लिखी है। मनुवादी मानसिकता के शब्दों का प्रयोग इस रिव्यू में मेरे ख्याल से पहले शायद नहीं हुआ है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन हमने साफ तौर पे इस रिव्यू पिटीशन में अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे उनकी इच्छा के अनुसार और उनसे पूछकर मनुवादी मानसिकता के शब्दों का प्रयोग इस रिव्यू पिटीशन में किया गया है कि मनुवादी मानसिकता जो है इस देश में काम करती है, वो शायद ये चाहती थी कि आपस में ही SC और STs में आपस में ही लड़ाई हो जाए, अमीर गरीब की बात को इंट्रोड्यूस करके। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि ये लड़ाई कराने का तरीका गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना ही दर्द है या इस जजमेंट को इतना ही दर्द है, तो वो रिजर्वेशन की परसेंटेज बढ़ा दे SC/STs के लिए, ताकि और लोगों को भी रिजर्वेशन मिल सके। और दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरी बात हमने ये कही है कि जो आप उससे भी बड़ी वजह जो सभी SC/STs को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा, वो ये इस वजह से है कि आप रिजर्वेशन के पर्पस को नौकरियों में और दूसरी जगहों पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, और उससे उसका जो बुनियादी मकसद है वही खत्म हो जाता है। तो एक बार जो रिजर्वेशन हो गई, उसको आपको कोई ना कोई तरीके से मनुवादी व्यवस्था जो है वो रिजर्वेशन की जो नौकरियां होती हैं उसको किसी ना किसी बहाने से, चाहे तो इंटरव्यू में फेल करके हमारे जो SC/ST के लोग हैं उनको नौकरियों को प्राप्त नहीं करने देते और अगले साल उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम रिजर्वेशन का फायदा ज्यादातर समाज में लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो और दूसरी वजह ये है कि प्रमोशन के टाइम पे जो है मनुवादी व्यवस्था जो है खास तौर पे हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, क्योंकि हमारे लोग प्रमोशन में जो जा नहीं पाते बड़े बड़े ओहदों पे, और वो अपने लोगों को न्याय नहीं दे पाते। रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में जो एम्स का केस आर्ग्यू किया था, उसमें एक लॉबे का एग्जांपल दिया था, वो आप लोग चाहें तो जजमेंट में देख भी सकते हैं। इस वजह से नहीं कि हमारे लोग काबिल नहीं हैं, बल्कि बहुजन समाज के लोग जो हैं वो जो ये सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं उनसे ज़्यादा कैपेबल है। हमने ये उसमें साइंटिफिकली आर्ग्यू किया था डिटेल में, और इस केस में भी हमने लिखा है कि रिसर्च ये बताती है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो जहाँ जहाँ भी काम कर रहे होते हैं वहाँ की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जहाँ रिजर्व कैटेगरी या रिजर्व जॉब जिस जगह भी काम करने का मौका मिलता है वहाँ पे एफिशिएंसी उस फील्ड में बढ़ जाती है। तो अगर मेरे ख्याल से 100% रिजर्वेशन कर दी जाए और जनरल कैटेगरी को डीनोटिफिकेशन, हमने रिजर्व उसमें तो रिव्यू में तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरा विचार ये है कि अगर एक नेगेटिव रिजर्वेशन हो जाए, इन लोगों को नौकरियों से और दूसरी जगह से जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसको निकाल दिया जाए, तो देश की एफिशिएंसी जो है बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि तब 100% जो नौकरियों पे भी और दूसरी जगहों पे देश के एफिशिएंट लोग यानी कि बहुजन समाज के लोग आ जाए। मगर वो हम किसी और पिटीशन में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज हमने इस पिटीशन में ये साफ तौर पे बात लिखी है कि ये दोनों वजूहात हैं जिससे कि बेनिफिट सब लोगों को नहीं मिल पा रहा।
इस वजह से हमें रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है वो बढ़ानी चाहिए किसी भी हालत में, तभी इसको इसका जो असली जो सुप्रीम कोर्ट दिखाना चाहती है उसका मकसद ये है कि वो बहुत कंसर्न है SC और ST कम्युनिटी के लिए, वो तभी पूरी हो पाएगी। तो बुनियादी तौर पे हमने ये जो आम आदमी की समझ में बातें आ सकती है वो हमने ये बुनियादी उठाए हैं पॉइंट्स, लेकिन उसके अलावा भी टेक्निकली भी हमने सारे जो इनके जो आर्टिकल्स हैं, जो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉजेज हैं, जिसकी वजह से 371D और बाकी चीज़ों में जो ये दखलंदाजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। रिजर्वेशन जो है संविधान की मूलभूत भावना के साथ आता है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 और 15 से कनेक्टेड वस्तु है, तो वो भी हमने लिए हैं। तीसरी एक और चीज़ जो हमें बहुत ही होशियार होना है उससे भी, एक तमिलनाडु हाई कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में जो मेडिकल कोर्सेज में OBC कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की जो बात कही गई थी 50% से ज़्यादा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस जो पिटिशनर्स थे उन्हें वापस चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट भेजा है, तो उसमें भी मुझे ये निर्देशित किया गया था कि हम उसमें भी मद्रास हाई कोर्ट में भी इंटरवेंशन फाइल करेंगे। लेकिन वो भी एक बहुत खतरनाक मसला है कि उसमें जो मेडिकल कोर्सेज में जो एडमिशन लेने का है उसमें OBCs को अपनी परसेंटेज के हिसाब से 50% क्रॉस करके इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा पेशा व्यू देके मद्रास हाई कोर्ट भेजा है। तो इससे भी हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन के खिलाफ किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई जजमेंट आती है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अगर टिप्पणियां करता है तो हमें एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए, चाहे वो OBCs के लिए हो चाहे वो SC ST के लिए हो, तो हमें तुरंत उसको काउंटर करना चाहिए, क्योंकि एक जजमेंट का इस्तेमाल दूसरी जगह किया जाता है, वही कॉन्सेप्ट सब जगह लागू होगा। तो रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुत बड़ा हमला हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों को कमर कस के तैयार रहना चाहिए, चाहे तो हमें इसे जनता की अदालत तक ही ले जाना पड़े। आखिरी जो आए थे रिव्यू में वो हमने बता दिया है कि 100% रिजर्वेशन ट्राइबल एरियाज में हो सकती है, और 100% रिजर्वेशन को मना करने की गुंजाइश ट्राइबल्स के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, और दूसरे लोगों के लिए भी मूलभूत भावना जो है इंदिरा साहनी की जजमेंट खत्म। EWS का जो रिजर्वेशन 10% का है वो 50% की बात तो अब खत्म हो चुकी है। 100% रिजर्वेशन के लिए अब कोई भी बैरियर नहीं है कानून तौर पे, खास तौर पे इंदिरा साहनी और नागराज की जजमेंट का बैरियर अब नहीं रहा है, क्योंकि EWS की रिजर्वेशन देके वो 50% का बैरियर तोड़ दिया गया। एक जो काम हम कर रहे हैं वो ये और है जो कि हम सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट जो रिजर्वेशन पे आज तक आई हैं उनका एक डेटा बना रहे हैं, और हाई कोर्ट्स की भी जितनी भी जजमेंट रिजर्वेशन के ताल्लुक से आई हैं, फेवर में हो चाहे अगेंस्ट हो, उसका भी सब हम डेटा एक बैंक तैयार कर रहे हैं, जिस पे हम जो हम पब्लिक डोमेन में उसका समरी बना के हम देंगे, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को साफ तौर पे पता लग जाए कि किस प्रकार से कोर्टों के माध्यम से रिजर्वेशन का होने के बावजूद एक तो रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेने दिया आज तक, और अब रिजर्वेशन खत्म करने की बात आ गई है। हालांकि रिजर्वेशन का फायदा हमारा समाज बिल्कुल भी नहीं ले पाया है, ना के बराबर ही फायदा मिला है आज तक रिजर्वेशन।